नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 7 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के मैथमेटिक्स यानी कि गणित पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कुल 23 शिफ्टों में ऑनलाइन मोड में सीटेट दिसंबर 2021 की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 17वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, दीनू अपना मसालों का कारोबार शुरू करता है। वह 10 केजी हल्दी पाउडर, 8 केजी लाल मिर्च पाउडर और 15 केजी धनिया पाउडर खरीदता है। वह प्रत्येक मसाले के 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट बनाता है। उसने बेचने के लिए मसालों को कुल कितने पैकेट तैयार किए हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले सभी को जोड़ दिया जाए कि कुल कितने मसाले हुए हैं, कितने केजी मसाले हुए हैं और प्रत्येक का 20-20 ग्राम का छोटा छोटा पैकेट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सबको जोड़िए। 10, 8, 18 और 15, 33 किलोग्राम हो गया। ठीक है, 33 किलोग्राम। और इसको ग्राम में बदलने के लिए मैं 1000 से गुणा कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 20-20 ग्राम का पैकेट बनना है। तो अब मैं 20 से भाग दे रहा हूँ, तो इससे इसको काट देंगे। इससे देखिए काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक 12, 1 बचा, 2 पचे 10 और ये 0 बचा है, यानी कि 1650 कुल पैकेट बनेंगे। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 1650 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यह चार्ट एक स्कूल के 5 शिक्षकों की लंबाइयां और भार को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए 5 शिक्षक दिए गए हैं, उनकी लंबाई क्रमशः दी गई है और उनका भार दिया गया है, यानी वेट दिया गया है। अब आपको इसका विश्लेषण करके कौन सा कथन सही है बताना है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है कि विनीत सबसे लंबा है। हाइट में देखिए ये विनीत की हाइट है 6 फुट 1 इंच, जो कि सभी से सबसे लंबा है। ये बात बिल्कुल सही है, परंतु उसका भार अमन से कम है। इसका भार ये है और अमन का भार ये है। कहा जा रहा है कि ये जो है ये इससे कम है, तो ये विकल्प गलत हो गया क्योंकि ज़्यादा था, विनीत का भार ज़्यादा था, इस वजह से ये गलत हो गया। अगला विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है। देखिए ये है रोहिणी की लंबाई जो कि 4 फुट 10 इंच है और ये है कविता की लंबाई जो कि 5 फुट 2 इंच है। तो रोहिणी का कितना कम है? देखिए 1 फुट में 12 इंच होता है, यानी कि 2 इंच और होता तो ये 5 फुट हो जाता, यानी 2 इंच इधर कम है और 2 इंच इधर ज़्यादा है, यानी कि 4 इंच केवल ज़्यादा है। ठीक है, कविता की हाइट कितनी है? 4 इंच ज़्यादा है रोहिणी से। और विकल्प क्या कह रहा था? विकल्प कह रहा था कि 6 इंच कम है, यानी कि रोहिणी का कम है, यानी कि कविता का 6 इंच ज़्यादा बताया गया था, जो कि गलत है। 4 इंच ज़्यादा था, अभी हमने देखा। तीसरा देखिए, राधिका और विनीत के भारों का योग अमन और कविता के भारों के योग से कम है। राधिका और विनीत का योग कहा जा रहा है कि अमन और कविता के योग से कम है। तो सबसे पहले राधिका और विनीत का जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये राधिका का है तो कितना है 55.5 और ये है 72.5। दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 0 और 1 हासिल बचा, 5 2 7 1 8 और 5 और 7 12, 128 केजी आ रहा है किसका? राधिका और विनीत का। अब बात करते हैं अमन और कविता का। तो ये है और ये है, इसको जोड़िए। देखिए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 12, 127 केजी आ रहा है किसका? अमन और कविता का। कहा गया था कि राधिका और विनीत के भारों का योग अमन और कविता के भारों के योग से कम है। राधिका और विनीत का कितना आया? 128 और अमन और कविता का 127 आया, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये भार से अधिक है ना कि कम है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्या कहा जा रहा है कि रोहिणी का भार कविता के भार का 3/4 भाग है। एक बार देख लेते हैं। ये है रोहिणी का भार जो कि 45 केजी है और ये है कविता का भार जो कि 60 केजी है। तो कहा जा रहा है कि 60 केजी जो है वो 3/4 है। एक बार देख लेते हैं, 15 बार में जाएगा और ये 15 3 45। ये बात बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर 4 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2 समबाहु त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दिए गए हैं। उनके अंतः कोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से समझिएगा। 2 समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु त्रिभुज में की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके तीनों अंतः कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी 60 अंश के होंगे। दूसरा जो दिया गया है इसका परिमाप कुछ भी हो, इसके भी तीनों अंतः कोण जो होंगे वो 60-60 अंश का प्रत्येक कोण होगा। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है कि ए बी सी का प्रत्येक अंतः कोण पी क्यू आर के प्रत्येक अंतःकोण से कम है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि दोनों का 60-60 अंश है, तो कम कहाँ हुआ? वो तो बराबर हो गया ना।
दूसरा देखिए पी क्यू आर का प्रत्येक अंतःकोण एबीसी के प्रत्येक अंतःकोण का आधा है, ये भी गलत हो गया। चौथा देखिए पी क्यू आर का प्रत्येक अंतःकोण एबीसी के प्रत्येक अंतःकोण का दुगना है, ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर के अंतःकोण बराबर हैं। इसका परिमाप कुछ भी हो, इसकी भुजा की लंबाई कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर त्रिभुज समबाहु है तो उसके प्रत्येक अंतःकोण जो होगा वो 60 अंश का ही होगा। विकल्प नंबर 3 पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दी गई निम्नलिखित आकृतियों में से वे आकृतियां जो आधा घुमाने पर बिल्कुल पहले जैसे दिखाई देंगी समबाहु त्रिभुज वर्ग आयत और समानांतर चतुर्भुज में से कौन कौन सी वो आकृतियां होंगी। ध्यान से समझिएगा, आधा घुमाने की बात की जा रही है, पूरा घुमा दिया जाता तो 360 अंश होता, आधा घुमाया गया है यानी कि केवल 180 अंश घुमाने की बात की जा रही है। इसी को ध्यान में रख करके हमें उत्तर ढूंढना है। पहले विकल्प की बात करेंगे, दिया गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए इसका एक अक्ष है, ये मैंने मान लिया। अब इसको 180 अंश घुमाने पर ये वाला जो कोर है और ये वाला जो कोर है आपस में बदल जाएंगे, तब आकृति कुछ कैसी बनेगी, कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी। इस प्रकार से हो जाएगा, ये वाला जो कोर है अब यहाँ पर आ गया और ये वाला जो था वो यहाँ पर आ गया। देखिए 180 अंश मैंने घुमा दिया, तो ये पहले आकृति जैसी समान नहीं है, तो समबाहु त्रिभुज हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये पूछा गया था कि घुमाने के बाद से पहले जैसे दिखेगी, तो ये पहले जैसा नहीं दिखा, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा बात करेंगे वर्ग। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ग इस प्रकार से होगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। अगर इसको यहाँ से मैं घुमा देता हूँ, देखिए अगर इसको पूरा रोटेट कर देता हूँ तो ये 180 अंश होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, आधा घूम गया, क्योंकि ये वाला जो कोना है इसको घुमाने पर ये वाला कोना आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, फिर भी आपका वर्ग ऐसे ही बनेगा, इसी प्रकार से बनेगा, यानी कि अभी भी वो बिल्कुल सेम दिख रहा है। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है, वर्ग घुमाने के बाद भी बिल्कुल समान दिखेगा, यानी वर्ग हमारा उत्तर होगा। तीसरा दिया गया है आयत। आयत देखिए, आयत कुछ इस प्रकार से होगा जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अगर इसको इसके विकर्ण के सापेक्ष मैं घुमा देता हूँ 180 अंश, तो भी देखिए ये विकर्ण घुमाने के बाद भी ये कुछ ऐसे ही दिखेगा, कुछ इसी प्रकार से दिखेगा, यानी आयत भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगर बात करें समानांतर चतुर्भुज की, तो समानांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। इसको अगर इसके विकर्ण के सापेक्ष घुमा दिया जाए तो भी ये बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, यानी समानांतर चतुर्भुज भी बिल्कुल समान आकृति में दिखेगा 180 अंश यानी आधा घुमाने पर। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए केवल समबाहु त्रिभुज एक ऐसा है जो कि समान नहीं दिखेगा, बावजूद इसके अलावा जितने भी दिए गए हैं वर्ग आयत समानांतर चतुर्भुज ये सभी बिल्कुल समान दिखेंगे आधा घुमाने पर भी। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए विकल्प में देखते हैं। विकल्प नंबर 3 देखिए समबाहु त्रिभुज को छोड़ करके सभी आकृतियां बिल्कुल समान दिखेंगी। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो 5 क्रमागत संख्याओं को मैं मान ले रहा हूँ कि पहला x-2 है, दूसरा x-1 है, तीसरा x है, चौथा x+1 है और पांचवा x+2 है। मैंने ऐसा क्यों माना, इस वजह से क्योंकि सबको जब मैं जोड़ दूंगा और 5 से भाग दूंगा तो ये माइनस से ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस से ये प्लस कट जाएगा और यहाँ पर ऊपर बचेगा 5x डिवाइडेड बाई 5 बराबर इसका औसत कितना दिया गया 15, यानी कि x का मान हमारा 15 आ गया। अब आपसे पूछा गया था कि पहली और अंतिम संख्याओं का योग, पहली संख्या क्या थी x-2 थी, x का मान 15 निकला है, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 हो गया और अंतिम संख्या बोला गया है, अंतिम संख्या क्या था x+2 था, x का मान हमारा 15 निकला है, 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों का योग पूछा गया, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है, वह दिन में 3 बार खाना पकाता है, यदि वह 4.5 महीने खाना पकाता है तो वह कितना तेल प्रयोग करेगा। और 1 महीने में यहाँ पर दिया गया है कि 1 महीने में 30 दिन है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख करके हमको उत्तर देना है। देखिए 1 दिन में वो कितना बना रहा है, 3 बार खाना बना रहा है और 1 बार खाना बनाने में 30 ml का प्रयोग कर रहा है, यानी कि 1 दिन में अगर बात करें 1 दिन में वो कितने तेल का प्रयोग करेगा, तो 30 ml 1 बार में, तो 3 बार में कितना 90 ml तेल का यूज करेगा 1 दिन में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग टोटल दिनों की संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है 1 महीने में 30 दिन, तो 1 महीने में दिया गया है 30 दिन,
तो 4.5 महीने में कितना हो जाएगा, आप सिंपली इससे गुणा कर दीजिए 4.5 महीने में, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 × 15 का 5 और हाथ में 1, 4 × 12 1 13, 135 दिन टोटल होगा। तो एक दिन में 90 ml तेल खर्च होता है, तो 135 दिन में कितना खर्च होगा, तो सिंपली हम लोग यूनिटरी मेथड से 135 × 90 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 0 हो जाएगा। उसके बाद से ये 9 × 5 = 35 के 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, 9 × 3 = 27 और 4 31 हाथ में 3, 9 और 3 12, यानी कि टोटल इतना ml टोटल। ध्यान से देखिएगा, अगर इसको लीटर में मैं कन्वर्ट कर दूं तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 12 लीटर आ जाएगा और 150 मिलीलीटर आ जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 12 लीटर 150 मिलीलीटर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए यहाँ पर 12 लीटर तो दिया गया, लेकिन 250 ml दिया गया, तो ये भी गलत और ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 देखिए 12 लीटर 150 ml इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है और दोपहर के 2 बजे भोजन करती है। उसकी घड़ी में सुइयों द्वारा उपरोक्त दोनों समय पर बनाए गए क्रमशः कोण निम्नलिखित में से कौन से होंगे। तो सबसे पहले बात कही गई थी सुबह 9 बजे कितना कोण बनाएगा, तो ध्यान से समझिएगा, ये घड़ी हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया। 9 कैसे बजेगा, घंटे वाली सुई 9 पर और मिनट वाली सुई 12 पर होगी। अब इन दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बना है, तो आप कहेंगे 90 अंश का। 90 अंश मतलब कि समकोण, पहला हमारा समकोण हो गया। दूसरा दिया गया था 2 बजे, दोपहर के 2 बजे, तो दोपहर के 2 बजे कैसे बजेंगे, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 4 5 और ये 6 और ये 9। 2 कैसे बजेगा, घंटे वाली सुई 2 पर होगी और मिनट वाली सुई 12 पर होगी। देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या कोण होगा आपसे पूछा जा रहा है। अगर ये पूरा मिनट वाले अगर देखा जाए तो ये पूरा घूमने में कितने अंश का कोण बनेगा, आप कहेंगे 360 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 1 मिनट में कितना कोण बनेगा वो निकाल लूँ, तो 1 मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना घूमती है, 60 बार क्लिक करती है, मतलब 60 बार घूमती है, तो एक पूरा चक्कर लग जाता है 60 मिनट में। ठीक है, तो इससे मैं इसको काट देता हूं, तो कितना हो जाएगा, 6 डिग्री 1 मिनट में घूम जाएगी, 6 डिग्री 1 मिनट में घूम जाएगी। यानी कि यहाँ पर देखिए इसके बीच में टोटल 5 खाने होते हैं और इसके बीच में टोटल 5 खाने हैं, यानी टोटल 6 खाने हो जाएंगे। यानी कि मिनट वाली कितनी मूव करेगी, 10 खाने मूव करेगी। एक मूव करने पर 6 अंश का कोण बना रहा था, तो 10 बार मूव करने पर कितने अंश का कोण बनाएगा, आप कहेंगे कि 60 अंश का कोण बनेगा। यानी कि 2 बजे 60 अंश का कोण बनेगा और 60 अंश क्या है, 90 अंश से कम है, तो ये न्यून कोण होगा। यानी कि पहला हमारा समकोण और दूसरा न्यून कोण उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 समकोण और न्यून कोण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रेखा कागज मोड़ करके घन बनाती है, वह 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 घन बनाती है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरीके से आ जाए। तो जितना बड़े डिब्बे का आयतन होगा उतना ही छोटे छोटे घनों का आयतन होगा, क्योंकि यही छोटे छोटे घन तो आकर के इसमें रखे जाएंगे। यानी सभी छोटे घनों का आयतन जो होगा उनका जो योग होगा वो बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो एक घन का माप हमें दिया गया है, इसका एक का आयतन निकाल लें और उसमें 12 से गुणा कर देंगे, तो ये टोटल बड़े का आयतन हमें निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि सबके आयतनों को हमने जोड़ दिया और उतना ही आयतन बड़े वाले बर्तन का यानी बड़े वाले डिब्बे का आयतन होगा। तो चलिए एक छोटे घन का आयतन निकालते हैं। तो घन की भुजा 10 सेंटीमीटर दी गई है, यानी इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन 1000 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भुजा क्यू होता है। ठीक है, और टोटल घनों की संख्या कितनी थी, 12 घन थी। तो टोटल मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि 12000 घन सेंटीमीटर आयतन हो जाएगा किसका, सभी घनों का। और इतना ही आयतन होना चाहिए बड़े वाले का भी। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 12000 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, केरल संपर्क क्रांति ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर 2021 को दोपहर के 1:10 13:10 यानी दोपहर का समय हुआ है, 1:10 बजे छूटती है और 1 नवंबर 2021 को सुबह के 3:20 ये सुबह का समय है, क्योंकि अगर दोपहर का रहता तो ये 15 लिखा गया रहता। ये 3:20 है, यानी सुबह का समय है। कोचुवल्ली पहुंचती है। यात्रा का कुल समय क्या है, तो ध्यान से समझिएगा, 30 अक्टूबर 2021 को दोपहर के 1:10 पर ट्रेन छूटती है। ध्यान से समझिएगा, 30 के बाद से 31 अक्टूबर आएगा। 31 अक्टूबर के 1:10 के बीच में दोपहर के 1:10 ये 24 घंटे का समय पूरा हो चुका है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से देखिए 1 नवंबर 2021 का समय आया होगा। ठीक है, तो 1 नवंबर के बाद से अगर सुबह के
अगर हम लोग बात करें सुबह के 1:10 पे, ये देखिए ये दोपहर का समय था 1:10, और सुबह के 1:10 की बात करें तो इनके बीच में कितने का गैप हो जाएगा, 12 घंटे का। ठीक है, और ट्रेन कितने बजे पहुंची थी, 3:20, ये सुबह का टाइम है, ये भी सुबह का टाइम है, यानी कि और कितना लगेगा, 2 घंटा 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, यानी कि टोटल कितना समय हो गया, ध्यान से समझिएगा, ये 10 आपका ऐसे उतर जाएगा, और ऊपर से यहाँ पर देखिए ये 4 2 6 और 2 8 हो जाएगा, और ये 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी टोटल कितना समय लगेगा, 38 घंटे 10 मिनट। दिए गए विकल्प में देखिए विकल्प नंबर 3 38 घंटे 10 मिनट इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी अगर बात करें तो सबसे बड़ी संख्या ये है, और सबसे छोटी संख्या की अगर बात करें तो सबसे छोटी संख्या ये है। इन दोनों के बीच डिफरेंस आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस मैं सिंपली कर रहा हूँ, तो इसमें से इसको कटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 1 में से 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कट जाएगा, यानी कि 100 आपका उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 100 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर देखिए एक सीरीज दिया गया है, इसमें अगला नंबर क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 2 पहले नंबर दिया गया, इसका आधा कर दिया गया तो 1 हो गया, इसका आधा कर दिया गया तो 1/2 हो गया, इसका आधा कर दिया गया तो 1/4 होगा, यानी कि अगली जो संख्या आएगी वो 1/4 का आधा होगी। तो इसका मैं आधा कर देता हूँ, तो 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, यानी इसके नीचे 1 होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी हमारा उत्तर क्या आएगा, 1/8 हमारा उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 1/8 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, फलों की मूल्य सूची नीचे दी गई है। यहाँ पर देखिए सभी फलों का रेट पर केजी कितना होगा आपको दिया गया है, और पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी निगेटिव वाला हमारा उत्तर होगा। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है प्रति केजी केले और अमरूद का कुल मूल्य, केले का यहाँ पर देख लीजिए 60 रुपया दिया गया है 1 केजी का, और अमरूद का दिया गया है 45, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 105 रुपया आ रहा है इन दोनों का कुल मूल्य। कहा जा रहा है कि आम के मूल्य से अधिक है, आम का मूल्य देखिए 75 रुपया है, यानी कि कहा जा रहा है कि 105 रुपया 75 से अधिक है। ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी ये पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, तो पहला उत्तर गलत हो गया। इसके बाद से बात करें दूसरे की, दूसरा विकल्प दिया गया है प्रति केजी संतरे का मूल्य, संतरा कहाँ है 50 रुपया, आम के मूल्य का 3/4 है, आम का मूल्य कितना था 75 रुपया, यानी कि ये कहा जा रहा है कि 50 रुपया जो है वो 75 का 3/4 है। तो ये विकल्प बिल्कुल गलत है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, 50 जो है वो 75 का 3/4 नहीं है, इस वजह से ये विकल्प गलत है, और चूंकि गलत ही हमसे पूछा गया था इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब जब हमें सही उत्तर मिल चुका है, यानी गलत ऑप्शन वाला मिल चुका है, तो फिर आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, विकल्प नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखिए एक बॉडमास रूल पर आधारित एक प्रश्न पूछा जा रहा है और इसका मान क्या होगा आपसे बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग बॉडमास रूल के तहत देख लेते हैं कि पहले क्या सॉल्व होगा, BODMAS। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट दिया नहीं गया तो कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद से ऑफ का मतलब जो ऑफ का वाला लिखा रहता है ना, गुणा वाला, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद से यहाँ पर डिवीजन यानी कि भाग वाले को पहले सॉल्व करना है। भाग वाला देखिए यहाँ पर भाग वाला दिया गया है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले जो हमें नहीं सॉल्व करना है एज इट इज मैं उतार ले रहा हूँ, 24.4 × 5 और माइनस इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 18×5 यानी कि ये 18 हो जाएगा, और माइनस 25.5 और गुणे 4, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से देखिए भाग हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणे वाले को सॉल्व करना है। तो 1 गुणा यहाँ पर है और 1 गुणा यहाँ पर है, इन दोनों को सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 5 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, ठीक है। फिर उसके बाद से 5 चौके 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 122 और माइनस ये 18 एज इट इज हम लोग उतार देंगे, और माइनस 25.5 में फिर 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौके 100 और ये 102 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया, उसके बाद से एडिशन करते हैं और लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 18 और ये प्लस 102 हो जाएगा, और यहाँ पर 122 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर पहले एडिशन था तो पहले इस वाले को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, और ये कितना है 122। अब लास्ट में हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं यानी कि घटाना करते हैं, तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा मान 2 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये और ये 3 संख्याएं दी गई हैं, बोला जा रहा है कि इनके योग में से क्या घटा दिया जाए कि परिणाम इतना मिल जाए। तो सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लीजिए और उसमें से इतने को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या घटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रश्न गलत है, मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर हिंदी वाले प्रश्न में देखिए पहला जो अंक दिया गया है वो 9
90,090 दिया गया है, लेकिन जब आप इसी प्रश्न के इंग्लिश वाले वर्जन में जाएंगे तो आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसी वजह से इस प्रश्न का जो उत्तर था वो मिसमैच था। इस वजह से मैं इंग्लिश वाले प्रश्न का हेल्प लेकर के आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए पहला वाला जो अंक था वो कितना था, उसमें 90,090 था और इसमें कितना है 99,090 है। ठीक है, तो चलिए खैर इसी का हेल्प लेंगे इंग्लिश वाले का। कहा जा रहा है कि तीनों को जोड़ने के लिए पहले बोला गया था, तो इसको जोड़िए 9 हो जाएगा। देखिए 9 हो जाएगा, उसके बाद से 9 18 9 त्रिक 27, 27 का 7 हाथ में 2 बचा, फिर ये 0 और 2 पहले का शेष, और 9 11 और ये 11 का एक हाथ में एक हाथ में शेष बचा है, और 9 ये 10 हो गया, 10 और ये 10 का 0 हाथ में 1, फिर ये देखिए 9 1 10, 10 9 19, 19 और 9 28 हो जाएगा। ठीक है, 19 9 28, यानी कि हमारा योग इतना आ गया। अब बोला जा रहा था कि हमें संख्या इतनी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए कितना घटाना पड़ेगा, तो सिंपली मैं इसमें से इसको घटा देता हूं। तो घटाइए 9, ये 7, ये 1, ये 0 और ये बचेगा आपका 3, यानी कि हमारा उत्तर आएगा 30,179। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 30,179 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में क्या लिखा जाता है। ध्यान से समझिएगा, बोला जा रहा है कि 25 मिलियन को क्या लिखा जाएगा। 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 25 मिलियन में कितना लाख होगा, तो सिंपली हम लोग 10 लाख से गुणा कर देते हैं। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर इससे गुणा कर देंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, ये 25 और इसके आगे 6 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, अब इसको काउंट करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 2 करोड़ और 50 लाख हमारा उत्तर होगा। 2 करोड़ 50 लाख दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 2 करोड़ 50 लाख इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न ये बोला जा रहा है कि कोई एक अभ्यर्थी है जो कि गणित में बहुत कमजोर है, उसकी उपलब्धि बहुत कम है, ना के बराबर है गणित में, तो कौन सा ऐसा कारक है जो कि उसकी इस एक तरीके से न्यून उपलब्धि यानी कि कम गणित के जानने के संदर्भ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। हम लोग अपने परिवेश से सीखते हैं, हमारी जो सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि होगी वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, इस वजह से ये पॉजिटिव सेंस में है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणाएं, यानी कि बच्चे के बारे में टीचर ने पहले ही अवधारणा बना ली है कि ये कमजोर बच्चा है, ये कठिन बच्चा है। तो जब एज ए टीचर आप इस प्रकार की अवधारणाएं बनाते हैं तो बच्चों के मन में भी हीन भावना का शिकार हो जाता है कि टीचर मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चों की उपलब्धि को हासिल करने में प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये विकल्प भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी कि एक तरीके से बड़ा कारक है। ठीक है, योगदान देगा, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए तीसरा दिया गया था निर्देशीय भाषा, यानी कि जिस भाषा में निर्देश दिए जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग ये शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मातृभाषा के में ही निर्देश की भाषा तय करने की बात कहता है, यानी बच्चों के मातृभाषा में उसको शिक्षा देने की बात करता है। जबकि अगर मान लीजिए कि उसका जो निर्देशीय भाषा है, यानी कि जिसमें उसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है बच्चे का, अगर वो उसकी मातृभाषा नहीं, तो निश्चित तौर पर उसका जो उपलब्धि है वो प्रभावित होगा। ये एक बड़ा योगदान देने वाला कारक है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 लैंगिक भेदभाव। यहाँ पर देखिए इसका मतलब हुआ लैंगिक डिफरेंसेज, यानी कि जो एक तरीके से लड़के या फिर लड़की लिंग के आधार पर हम नहीं कह सकते कि अगर लड़की है तो उसकी उपलब्धि गणित में कम होगी, लड़का है तो उसकी उपलब्धि गणित में ज़्यादा होगा। यानी कि ये कम महत्वपूर्ण फैक्टर है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण फैक्टर है और सबसे योगदान देने वाला कारक नहीं है। यानी कि एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि लड़के होना या फिर लड़की होना गणित में उपलब्धि का कहीं भी से भी इसका रिलेशन नहीं है, और चूंकि ये निगेटिव सेंस में, इस वजह से यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है दर्शाइए कि 2 × 3
3 गुणे 2 के समान है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। कक्षा 3 में बच्चे इतना सक्षम हो जाते हैं कि इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये अपेक्षा किया जा सकता है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा अपेक्षित नहीं है, यानी किसके बारे में अपेक्षा नहीं की जा सकती कक्षा 3 के बच्चों के से संबंधित। तीसरा विकल्प देखिए, यदि एक बस में 40 बच्चे बैठ सकते हैं तो 3 बसों में कुल कितने बच्चे बैठ सकते हैं। ये भी कक्षा 3 का बच्चा जो है उससे अपेक्षा की जाएगी कि वो इसका उत्तर दे लेगा, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, क्रम ADG में अगला अक्षर को पहचाने। तो यहां पर देख सकते हैं दो अल्फाबेट्स को अल्टरनेट करके लिखा गया है, तो ये भी बच्चे से उम्मीद की जाती है कि कक्षा 3 का बच्चा इसको बता लेगा, यानी कि ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सिद्ध कीजिए कि 1/3 2/6 के समान है। अब बच्चा इसको कक्षा 3 में रहते हुए इसको सिद्ध नहीं कर पाएगा, ये उससे बड़े स्तर का प्रश्न हो गया। इस वजह से ये अपेक्षित नहीं किया जाएगा कि कक्षा 3 का बालक इसको सिद्ध कर पाए। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विभाजन पर परिचयात्मक कक्षा में उपयोग करने के लिए किसी शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ध्यान से समझिएगा, विभाजन यानी कि डिवाइड, भाग देना बच्चों को बताया जा रहा है, और इसके लिए इसका परिचय देने के लिए कौन सी रणनीति सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अभी बच्चों को भाग का परिचय देने की बात किया जा रहा है, यानी वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जिसमें मूर्त चीज़ों के माध्यम से बच्चे को भाग की संक्रिया को समझाने की कोशिश की जा रही होगी। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर देंगे। पहला दिया गया है, 10 को 2 से विभाजित करने का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर कोई भी मूर्त चीज़ें नहीं चल रही है, ये विकल्प हमारा नहीं होगा। दूसरा देखिए, यदि मैं 100 पुस्तकों में 3 लोगों को बांटने की कोशिश करूँ तो मेरे पास कितनी पुस्तकें रह जाएंगी। ये भी एक तरीके से परिचय लेवल पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए 100 पुस्तकें अगर प्रत्यक्ष तौर पर भी दे दी जाती हैं तो भी जब 3 से इसको भाग देंगे तो शेषफल बचेगा। तो अभी बच्चों को शेषफल वाले भाग नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर है। बच्चे को पहले वो वाले भाग बताए जाएंगे जो कि बिल्कुल पूरे कट जाएं। ठीक है, ये शेष वाला था, इसलिए ये नॉर्मल प्रश्न से थोड़ा अलग है, आगे का स्टेप है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा विकल्प दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगाता है तो 1 दिन में कितना कार्य पूरा होगा। यहाँ पर देख लीजिए ध्यानपूर्वक, इस प्रश्न में कुछ भी प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है, मूर्त अवस्था में नहीं है, बच्चे इस प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि अभी बच्चे बिल्कुल इस सीखने के स्तर पर हैं भाग्य के बारे में। ठीक है, एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, आपकी माँ के पास 9 पेंसिल है, वह आपको आपके भाई और आपकी बहन के बराबर पेंसिल देना चाहती है, तो आपको कितनी पेंसिलें मिलेंगी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसके परिवेश से जोड़ा गया है इस प्रश्न को। बच्चा मूर्त अवस्था में देख रहा है कि हमारे भाई बहन हैं और 9 पेंसिल है, तो वो चीज़ों को अपने दैनिक जीवन से कोरिलेट कर पा रहा है। इस विकल्प में मूर्त अवस्था में सभी चीज़ें वो कर पाएगा कि अगर मान लीजिए 9 पेंसिल है, मेरे कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, उनमें किस प्रकार से बराबर बांटा जाएगा, तो ये सभी चीज़ें वो घर पर टॉफ़ी भी बांट रहा होगा इस प्रकार से। यानी कि कहीं ना कहीं उसके दैनिक जीवन से जोड़ करके इस गणित के कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश की गई है। यही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि NCF 2005 परिवेश से जोड़ करके शिक्षा देने की बात करता है। ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विद्यालयी स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण है कि हमारी आकलन प्रक्रिया, यानी ये कहा जा रहा है कि गणित में जो हमारी आकलन प्रक्रिया कैसी है, जिसकी वजह से बच्चे गणित में ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है कि रचनात्मक आकलन को योगात्मक आकलन से अधिक महत्व देती है। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रचनात्मक आकलन का मतलब होता है कि प्रत्येक दिन जो भी बच्चा विद्यालय में गतिविधि कर रहा है उस दौरान उसका मूल्यांकन करना, यानी सतत मूल्यांकन की बात करता है रचनात्मक मूल्यांकन। अगर लगातार मूल्यांकन होगा तो ये बच्चों की कठिनाइयों को पता लगाया जा सकता है और टीचर इसमें अच्छा बच्चों से प्रदर्शन करा सकता है, यानी कि उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। अगर ऐसा होता तो फिर उनका रिजल्ट अच्छा आता, यानी बच्चे विफल नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा होगा तभी बच्चे फेल हो रहे हैं, इस वजह से ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न उस प्रश्न को कहते हैं जो कि पर्सन टू पर्सन वैरी होता है। तो हमारे लिए ये ज़्यादा जरूरी है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो। वस्तुनिष्ठ मतलब कि जिसका प्रत्येक बालक एक सही उत्तर निकाल पाए, एक कॉमन उत्तर निकाल पाए, उसे वस्तुनिष्ठ। यहाँ पर इसका वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न से मत लीजिएगा। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब कि ऐसा प्रश्न जिसके लिए सभी छात्र जो हैं वो एक ही उत्तर निकाल पाएँ। और व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न ऐसे प्रश्न को कहते हैं जिसका प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उत्तर निकाल रहा होगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये भी हमारा निगेटिव हो गया, उत्तर नहीं होगा।
चौथा देखिए, पुनः स्मरण पर आधारित करने प्रश्नों की तुलना में समस्या समाधान पर बल देती है। यहाँ पर रटना, स्मरण करना, ये जहाँ भी आपको दिख गया ये कभी भी सोचना ही नहीं है, ये हमेशा निगेटिव होता है, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बच्चे के चिंतन के गणितीकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्य विधिक ज्ञान और तथ्यों पर बल देती है। यानी कि हम लोग का जो मूल्यांकन होता है वो कार्य विधिक ज्ञान, यानी कि बच्चे ने कितना होमवर्क किया, बच्चा कितना अभ्यास लगा करके आया है, और तथ्य पर, तथ्य मतलब कि जो कुछ भी हम लोग नियम बता रहे हैं उस पर हम लोग बल देते हैं गणित में। इस वजह से बच्चे ज़्यादा फेल हो जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि बच्चे के चिंतन को गणितीय किया जाए, यानी कि गणित के माध्यम से बच्चे चिंतन कर पाएँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को चिंतन कर पाएँ और इस प्रकार की क्षमताओं को विकसित करनी चाहिए थी। लेकिन हम लोग एज ए टीचर क्या कर रहे हैं कि उनके कार्यविधिक ज्ञान, कार्यविधिक यानी कि उनके बस प्रैक्टिस करा रहे हैं, मैथ प्रैक्टिस कराया जा रहे हैं, बच्चा कुछ नया नहीं सीख रहा है, मौलिक तरीके से नहीं सीख रहा है, तो ये चीज़ होने की वजह से बच्चे गणित में ज़्यादा असफल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, श्री राजू अपनी कक्षा 3 के छात्रों में संख्यात्मक समझ विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त सिद्ध होगा? ध्यान से समझिएगा, संख्यात्मक समझ यानी संख्या की समझ बच्चों में विकसित करने के लिए वो वाला विकल्प सही होगा जिसमें बच्चे प्रत्यक्ष तौर पर कुछ गतिविधि करके सीख रहे होंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक दे करके सैकड़ा, दहाई और इकाई के रूप में एक संख्या बनाने को कहें। आपको लग रहा होगा कि ये पॉजिटिव होगा क्योंकि बच्चे प्रत्यक्ष तौर पर गतिविधि करके बिल्डिंग ब्लॉक के माध्यम से सीख रहे होंगे, लेकिन ये विकल्प गलत है। कैसे गलत है? देखिए, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा की बात की गई है, यानी कि ये संख्या की समझ विकसित करने से बहुत आगे है। ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जो हम लोग स्थानीय मान पढ़ते हैं उसके कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़े का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात की जा रही है। ये संख्यात्मक मान एक तरीके से स्थानीय मान होता है उसको क्लियर करने की बात की जा रही है, यानी कि संख्या के समझ से ये आगे का स्टेप है। तो अभी बच्चे को संख्यात्मक समझ केवल बताना है, यानी बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर है। कक्षा 3 में बच्चे को संख्यात्मक समझ विकसित करना है, ना कि अभी उसमें स्थानीय मान की कॉन्सेप्ट को बताना है। तो ये स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट था, इस वजह से प्रत्यक्ष होते हुए भी हमारा उत्तर नहीं होगा, चौथा विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, विद्यालय में कक्षाओं की संख्या के आधार पर छात्रों से पूरे विद्यालय में छात्रों की संख्या का अनुमान लगाने को कहें। यानी कि ये कहा जा रहा है कि एक कक्षा में कुछ बच्चे होंगे और टोटल विद्यालय में कुल कितनी कक्षा है उसमें संख्याओं के आधार पर कितने टोटल अनुमान लगाने के लिए बोला जा रहा है कि कुल कितने बच्चे हो सकते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर बच्चे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि संख्याओं का अभी तक कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर नहीं है। और यहाँ पर एक तरीके से गुणा का कॉन्सेप्ट आएगा। गुणा का कैसे? एक कक्षा में कितने बच्चे हैं और टोटल कक्षाओं की संख्या से वो गुणा करके उत्तर निकाल रहा होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर संख्यात्मक समझ से ये आगे का स्टेप है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, छात्रों से एक एक सीढ़ी गिनते हुए चढ़ने को कहें। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे को कक्षा में थोड़ी कहा जा सकता है कि एक एक सीढ़ी चढ़ो और आगे गिनते चलो। अभी संख्यात्मक समझ बच्चे में विकसित नहीं है, तो ये एक तो वैसे भी प्रैक्टिकली ये गतिविधि नहीं कराई जा सकती, क्योंकि 100 बच्चों को अगर आप सबको एक एक बार भी मौका दें, एक एक मिनट भी मौका दें, तो आपका काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो जाएगा। तो ये एक तरीके से टाइम टेकिंग है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कंचों से भरी एक बरनी लेकर के छात्रों से अनुमान लगाने को कहें कि उसमें कितने कंचे हैं। ये संख्यात्मक समझ विकसित करने में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में, देखिए ये मैं नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल ही पॉजिटिव है कि इससे बच्चे बिल्कुल संख्या सीख जाएंगे, लेकिन बाकी के 3 विकल्पों के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। और इस वजह से सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो सीटेट की परीक्षा ली जाती है उसकी यही खूबी है कि या तो आपको चारों विकल्प सही लगेंगे या तो चारों विकल्प गलत लगेंगे, लेकिन आपको वही विकल्प चुनना होता है जो बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में हो। ठीक है, तो ये बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में, इस वजह से यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर कंचे भी दिए जा रहे हैं और एक तरीके से उससे अनुमान लगाने की बात की जा रही है। तो ये बाकी से पॉजिटिव सेंस में, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त तरह से दिखाता है कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया। यानी कि अनुमान लगाने का जो कौशल है वो कौन सा विकल्प दिखाता है कि बच्चे इसके माध्यम से अनुमान लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि मनोगत 2 संख्याओं को जोड़े और सन्निकट उत्तर दें। अब मान लीजिए 2 संख्या बच्चे को कहा गया कि मन में आप सोच लीजिए। मान लीजिए बच्चे ने 2 सोचा और 5 सोचा, तो इन दोनों को तो आसानी से वो जोड़ सकता है उंगलियों पर ना, तो इसमें अनुमान कहाँ लगाया बच्चे ने। ठीक है, तो ये अनुमान का उत्तर नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा।
दूसरा देखिए, इंच टेप का उपयोग करते हुए एक मेज की लंबाई नापें। तो डायरेक्टली बच्चा एग्जैक्ट नाप लेगा इंच टेप लेकर के, इसमें अनुमान कहीं भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमसे अनुमान पूछा गया था, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच सन्निकट दूरी का अनुमान लगा। ये हद से ज़्यादा ही बच्चों के लेवल से बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बच्चे पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी का अनुमान थोड़ी लगा पाएंगे, कोई प्रैक्टिकली बच्चों के लिए संभव थोड़ी है। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, आपकी कॉलोनी के बच्चे की लगभग संख्या बताएं। तो यहाँ पर लगभग की बात की गई है और लगभग एग्जैक्ट नहीं बात की गई है, बल्कि लगभग बात की गई है। तो बच्चे सभी बच्चों को गिनेंगे नहीं, ये अनुमान लगाएंगे कि हाँ हो सकता है कि 10-12 बच्चे होंगे। तो ये अनुमान लगाने का उदाहरण है, ठीक है। और विकल्प में भी आपसे लगभग की बात की गई है, एग्जैक्ट की बात नहीं की गई है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो पूछा जा रहा है कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। इस प्रश्न में आपको कुछ भी सोचना ही नहीं है, रट करके याद करना। ये एक ऐसी प्रक्रिया जो कि गणितीय प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगी, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्टिमाइजेशन, दृश्यीकरण और तुलना करना, ये सभी गणितीय प्रक्रिया है, लेकिन रटना कहीं से भी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, श्री जावेद गुर्जो, गुर्ज मतलब कि मल्टीपल की बात की गई है, मल्टीपल्स की अवधारणा कक्षा में प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण विधियों की योजना बनाई। यहाँ पर 3 विधियों को दिया गया है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अवधारणा को अच्छी तरीके से स्पष्ट करने के लिए इन गतिविधियों को सर्वाधिक उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करने में उनकी सहायता करें। तो सबसे पहले क्रम को व्यवस्थित करना है कि कौन सा क्रम के माध्यम से उनको पढ़ाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वो वाला क्रम हमें चुनना होगा जिसमें बच्चे का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर किया जा सके, यानी कि पहले प्रत्यक्ष तौर पर वस्तुओं को दिखा करके। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्यक्ष तौर पर केवल ऑप्शन 3 में दिया गया है कि 2 रुपए के अनेक सिक्के लें और 1 सिक्के, 2 सिक्के और 3 सिक्के के ढेर बनाएं। तो ये प्रत्यक्ष तौर पर था, इसलिए सबसे पहले हमारा यही जवाब हो जाएगा, यानी ये 1 नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 देखिए, स्पष्ट करें कि किसी संख्या की संप्लाव गिनती यानी स्किप काउंटिंग से गुणज बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्किप काउंटिंग क्या होती है, पहले मैंने 1 गिना, उसके बाद से 2 को स्किप कर दिया, 3 गिना, उसके बाद से 4 को स्किप कर दिया, 5 गिना, फिर 6 को स्किप किया, 7 गिना, ये स्किप काउंटिंग है। तो उसके बाद ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर देखिए, श्यामपट्ट पर 2 के गुणज लिखिए और उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़िए। ये सबसे ज़्यादा अंतिम में आएगा। क्यों अंतिम में आएगा? देखिए, मान लीजिए कि स्किप काउंटिंग मैंने 2 से शुरू की थी, तो 2 पहले लिखा, उसके बाद से 3 को स्किप किया, 4 लिखा, फिर 5 को स्किप किया, 6 लिखा, फिर 7 को स्किप किया, 8 लिखा। तो हमने संख्या क्या लिखा? 2, 4, 6, 8 और इसी प्रकार से आगे लिख रहे होंगे। तो यही कहा जा रहा है कि श्यामपट्ट पर 2 के गुणज लिखिए। तो ये सभी 2 के मल्टीपल्स ही तो हैं, 2 के गुणज ही तो हैं, और उनको वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात की जा रही है, यानी कि ये सबसे ब्रॉड सेंस में था, सबसे अंतिम में आएगा, ठीक है। तो हमारा क्रम क्या बना? 3, 2, 1 हमारा सही क्रम बन जाएगा। यानी दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4, 3, 2, 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया छात्रों को द्विविमीय यानी 2D आकार में इकाई वर्गों की संख्या गिनने के लिए कहना। तो एक 2D फिगर में कितने इकाई वर्ग हैं उसको गिनने की संख्या कहा जा रहा है। तो ये एक संकुचित विकल्प है, हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखिए, छात्रों को द्विविमीय आकार के छोटे समान टुकड़ों में विभाजित करने के लिए कहना। तो एक मान लीजिए 2D फिगर है, मान लीजिए वर्ग है, तो कह रहा है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। तो इससे कोई खास फायदा नहीं होगा क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, तो ये भी हमारा निगेटिव था, उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, छात्रों से विभिन्न आकारों का परिमाप ज्ञात करने के लिए कहना। परिमाप और क्षेत्रफल को कोई खास कनेक्शन नहीं है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, छात्रों से द्विविमीय यानी 2D आकारों को अध्यारोपित करने और मापों की तुलना करने के लिए कहना। ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और ये इसका सही जवाब होगा। कैसे? अब देखिए, मान लीजिए एक वर्ग है छोटा और एक वर्ग है बड़ा, तो अब बच्चा इस छोटे वाले वर्ग को इस बड़े वाले वर्ग पर ओवरलैप करा देगा। इस प्रकार से मान लीजिए, तो बच्चा आप समझ जाएगा कि ये छोटा वाला जो है पार्ट, छोटा वाला जो वर्ग था जो हमने यहाँ रख दिया, इसका क्षेत्रफल बड़े वाले वर्ग से क्षेत्रफल से कम होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा ओवरलैप नहीं कर पा रहा है, पूरी तरीके से नहीं ढक पा रहा है। यानी कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बच्चे की मदद करेगा कि अगर ये ओवरलैप कर जाता तो ये दोनों के क्षेत्रफल समान होते। अब देखिए, ये ओवरलैप करने के बाद से क्या कहा जा रहा है कि मापों की तुलना करने के लिए कहना। अब ये इसकी माप की तुलना करेगा तो ये छोटा है और ये इसका माप बड़ा है।
जाहिर सी बात है, वही चीज़ मैं जो आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि उसके बाद से बच्चा समझ जाएगा कि अगर ये दोनों बराबर रहती भुजा तो इनका ये पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाता, यानी क्षेत्रफल बराबर हो जाता। लेकिन ये भुजा छोटी थी, इस वजह से ये पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाया। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं का यह गुणधर्म क्या कहलाता है? यानी कि मान लीजिए कहा जा रहा है कि दो पूर्ण संख्या, एक मैंने मान लिया 1 और दूसरे को मान लिया 2, तो उत्तर क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये कहा जा रहा है कि इसका जो योग होगा वो भी एक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा। तो यह कौन सा गुणधर्म है? तो इसे संवरक का नियम कहते हैं। संवरक का नियम ये कहता है कि 2 या फिर 2 से अधिक वास्तविक संख्याओं का योग या फिर जो गुणनफल होता है वो सदैव एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 संवरक गुणधर्म इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार पहला विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्याएं एवं संख्या अवधारणा सीखना और उच्चतम उद्देश्य मापन सीखना है। तो केवल मापन सीखने के लिए हम लोग गणित थोड़ी सीख रहे हैं, तो मापन संकुचित था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिशुद्ध परिकलन पढ़ाना, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेशन पढ़ाने की बात की जा रही है, और उच्चतर उद्देश्य कैलकुलस पढ़ाना है। तो क्या कैलकुलस ही पढ़ना हमारा उच्चतम उद्देश्य है? नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में किस प्रकार से हम समस्याओं को सॉल्व करने के लिए गणित का यूज कर सकते हैं, ये उच्चतम एक तरीके से उद्देश्य होता है। तो ये कैलकुलस तक सीमित कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य गणितीय भाषा को विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य इबारती वाले प्रश्नों को हल करना। तो केवल इबारती वाले प्रश्नों के लिए हम थोड़ी गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतम जो उद्देश्य है वो समस्या समाधान कौशल का विकसित करना है। यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणित कक्षा में किस पर बल होना चाहिए? तो पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया केवल गणित विषय वस्तु पर, केवल आपको दिख गया, आगे आपको विचार करना ही नहीं है, ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, गणितीय समस्याएं हल करने में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गणितीय समस्याओं को हल, वो तो आप उदाहरण देखकर भी कर सकते हैं जो आपके बुक में दिया गया रहता है। तो केवल समस्या हल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि समस्या को किस प्रकार से हम लोग दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर पाए तर्क के माध्यम से। तो यहाँ पर तर्क इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर केवल समस्या हल करने तक सीमित कर रहा है, इस वजह से निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, मानक गणितीय कलन विधियों एवं प्रक्रियाओं में, यानी कि ये कहा जा रहा है कि केवल एक स्टैंडर्ड वे से ही, स्टैंडर्ड विधि से ही प्रश्नों को सॉल्व करने की बात की जा रही है। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सृजनात्मकता की बात की जाती है आज के डेट में, जिसमें प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरीके से तर्क कर सकता है, सोच सकता है। तो कोई एक बच्चा मान लीजिए मान लीजिए किसी दूसरी विधि से प्रश्न को सॉल्व कर रहा है, तो आप उसे रोकेंगे थोड़ी कि ये मानक विधि नहीं है, बल्कि आप उसे बढ़ावा देंगे कि वो बच्चा सृजनात्मक है, नए नए तरीकों से प्रश्नों का सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो मानक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, एक ही विकल्प बचा, गणितीय प्रक्रिया एवं तर्क। यहां पर तर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि गणित हम इसलिए थोड़ी पढ़ाने कि बच्चा पास होकर के अच्छे नंबर से गणित में पास हो जाए, बल्कि वो तर्क करना सीख जाए, दैनिक जीवन में उस तर्क का प्रयोग वो अपने दैनिक जीवन में कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव है और यही इसका सबसे सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 360 में जब 55 जोड़ा जाता है तो उसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए छात्रों ने किया क्या है, 5 में 0 जोड़ दिया तो सीधे 5 हो गया, उसके बाद से 6, 5, 11 कर दिया, तो डायरेक्टली उन्होंने 11 लिख दिया। जबकि होना ये चाहिए था कि 1 लिखते और 1 जो हासिल था वो इसमें जोड़ते, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने 11 लिख दिया और फिर 3 को ऐसे ही उतार दिया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस भ्रांति यानी इस भ्रम को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा को दोहराना सबसे उपयुक्त होगा? तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बच्चा हासिल वाला प्रश्न नहीं सॉल्व कर पा रहा है। हासिल क्या होता है? वो जोड़ते समय पुनर्समूहीकरण होता है। पुनर्समूहीकरण मतलब कि यहाँ से एक जो बच रहा था वो आकर के इस समूह में जुड़ेगा। तो दिए गए ऑप्शन में देखिए, विकल्प नंबर 4 से बात करेंगे। कहा जा रहा है कि एकाकी संगति, एकाकी संगति तो बच्चे को आ रहा है। एकाकी संगति मतलब कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो अगला टर्म क्या आएगा? 2 आएगा। 2 में अगला टर्म 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 में अगला टर्म 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। ये बच्चे को इतना तो आ ही रहा है, तभी तो उसने पहला वाला जो इकाई वाला अंक था वो बिल्कुल सही निकाला है उसने। ठीक है, तो यहां तक बच्चे को क्लियर है। बच्चे को डाउट इस बात में है कि बच्चा हासिल वाले प्रश्न को नहीं कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही था। तीसरा देखिए, 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ या योग। तो
देखिए अगर ये हासिल वाला प्रश्न नहीं होता तो बच्चा इसका उत्तर सही निकाल लेता। तो 3 अंक वाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो हासिल वाला प्रश्न है, ठीक है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सीधी गिनती ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण है, यानी कि जो हासिल बच रहा था वो समूह अगले समूह में जाकर के जुड़ेगा, यानी अगली संख्या के समूह में जाकर के जुड़ेगा। तो ये पुनर्समूहीकरण बच्चे को फिर से रिपीट कराना होगा, फिर से रिवाइज कराना होगा। तो यही विकल्प पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि देखिए गणित की अधिकांश उप शाखाओं में अंतर संबंध होता है, यानी कि गणित की जितने भी ब्रांचेज हैं, जैसे कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं, बीजगणित पढ़ते हैं, अंक गणित पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है सब में संबंध तो है ही, सब में कैलकुलेशन ही होता है। या फिर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कैलकुलेशन होता है, तो सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते उन्हें भी गणित का ज्ञान होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। मान लीजिए कोई बिल्कुल ही अनपढ़ है, बावजूद इसके वो कुछ भी व्यापार कर रहा है, कुछ सब्जी बेच रहा है या फिर कोई भी चीज़ बेच रहा है, तो वो कैलकुलेशन बिल्कुल सही करता है, तभी तो वो पैसे जोड़ करके आपको पैसे रिटर्न कर रहा है या फिर पैसे काटता है। यानी कि भले ही बंदा पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी उसको गणित का ज्ञान होता है। ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहले विकल्प की बात करेंगे, गणित एक ऐसा विषय है जो अधिकांश अमूर्त अवधारणाओं से बना हुआ है। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो भी हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि जोड़ कर रहे हैं तो आप प्रत्यक्ष तौर पर देख रहे हैं, या फिर गुणा कर रहे हैं तो उसको प्रत्यक्ष बनाना पड़ता है। हम लोग उसको प्रत्यक्ष तौर पर दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करके बच्चों को ग्रुप में खड़ा करके, लेकिन ये अमूर्त होता है, वो मूर्त हम लोग बनाते हैं अपने स्तर पर, ठीक है। लेकिन जो अवधारणाएं वो बिल्कुल अमूर्त होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2, देखिए गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? ये कहा जा रहा है कि किसी भी गणित के प्रश्न को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मौलिक विचार सबके अलग अलग है, सब लोग अलग अलग विधि से सॉल्व कर सकते हैं, केवल एक विधि नहीं होती है, इस वजह से ये निगेटिव था। और चूंकि निगेटिव हमसे पूछा गया है इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों के ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है। तो ये वैन हील का ज्यामितीय सिद्धांत था, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि बच्चे किस प्रकार से ज्यामिति को देख करके सीखते हैं, किन किन चरणों में सीखते हैं। तो ये वैन हील के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।